हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बजेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ नई क्लास ऑफ द एमसीक्यू। इसमें आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपको हर एग्जाम के लिए सिमुलेटेड रूप से उपयोग होने वाले हैं। यह वीडियो आपको एनटीपीसी, कोई एनी एग्जाम जैसे वनडे एग्जाम, आरआरबी, एमपीपीएससी, वर्ग 2, वर्ग 3 सिमुलेटेड रूप से सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये जीके क्वेश्चन। तो बस आप बनी रहिए वीडियो के साथ और वीडियो का लुत्फ उठाइए। और एक और बात, और आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में पहुंच करके उसको आंसर देने की कोशिश करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि बाई द वे आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, नहीं रीड किया है, उसका आपको आइडिया नहीं है, तो आपको गैस करना है ताकि आपका गैसिंग पावर भी बढ़े। और सेल्फ टेस्ट तो होगा ही यदि आपने कुछ टॉपिक को फिनिश किया है तो। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब इसमें दिए गए हैं ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और देश स्थान के नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ने दिया है माउंट अंगोंग, सेकंड है माउंट मेयोन, थर्ड है माउंट मेरापी और फोर्थ है माउंट कोटापैक्सी। इसके सामने कंट्री के नाम भी दिए गए हैं, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और इक्वाडोर। इसमें आपको ये बताना है कि इन्हें क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब है कि 3 सम्मिलित हैं। इसको आप मतलब आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गाइस देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, यदि सम्मिलित वाले क्वेश्चन है, यदि आपको मैचिंग करवा रहे हैं वो, तो उसमें आपको जो समझो कि क्वेश्चन की जगह आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बट इसमें से एक रॉन्ग है, वो आपको बताना है। तो पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। इसका आंसर है फर्स्ट, मतलब कि माउंट अंगोंग का जापान नहीं है। और इसकी जो सेकंड दिया गया है माउंट मेयोन, इसका फिलीपींस ही है। मतलब कि ज्वालामुखी पर्वत है ना जी, माउंट मेयोन फिलीपींस में है। सेकंड वाला है माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में, ये भी सही है। मतलब कि थर्ड वाला, सॉरी सी वाला, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ये भी सही है। और डी नंबर का है माउंट कोटापैक्सी, इक्वाडोर में। तो गाइस इसको आपको एक क्वेश्चन की जगह आपको 3 मिल गया। अभी यदि आपको क्वेश्चन में छोड़ दें एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में आपको ऐसा दे दें कि माउंट कोटापैक्सी जी आया है, माउंट कोटापैक्सी एमपीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन है जी आया है, मतलब ओनली सिंगल क्वेश्चन पूछा था। लेकिन माउंट कोटापैक्सी का क्या होगा, इक्वाडोर। माउंट मेरापी का हो गया इंडोनेशिया, सी नंबर का। और माउंट मियोन का हो गया फिलीपींस, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 32वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। अब इसको क्या करना है गाइस, आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है। वेट गाइस, पॉज करके आंसर देने की कोशिश तो करना है आपको हर क्वेश्चन में, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट चेक हो। ये आपको करना ही है। मतलब कि जब आप एग्जाम देते हैं तो स्क्रीन के सामने आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में मतलब ये समझो कि हक्का बक्की छा जाती है यदि आपको उस क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं हो। यदि आपने रीड भी किया तो फिर भी वहाँ आधा ज्ञान तो साफ ही हो जाता है स्क्रीन के सामने। तो वो आपको सेल्फ टेस्ट यहाँ करना है। आप यहाँ सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रेशर भी नहीं है और साथ में आपको कोई आकलन करने भी नहीं आ रहा कि आप पे कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है जनवरी से। सेकंड बी आंसर दिया गया है अप्रैल से। और सी ऑप्शन दिया गया है जून से। और डी दिया गया है अक्टूबर से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है गाइस बी, मतलब कि अप्रैल से होता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो आई थिंक आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में और वर्ष 1977 में। तो इसका आंसर क्या है गाइस। गाइस आपको क्या करना है, जैसे जो एमसीक्यू में जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, कम करवाऊंगा, अप्रोक्स वही 15 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस सीरीज का नाम ही है क्विक रिवीजन सीरीज, इस नाम से है जी, क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से है। तो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें बाय एक्सपेंड के साथ। तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, वर्ष 1973 ही इसका आंसर है। पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। और ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत 32 बाघ अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं। मतलब कितने, 32
बाघ अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, मतलब इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। गाइस थोड़ी फोटो लेने में थोड़ी ब्लर टाइप का आपको दिख रहा होगा, बट थोड़ी आपको मैनेज करना है। 34 क्वेश्चन दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया है? ये क्वेश्चन आया, JBPY की है जी, MPPSC में आया है जी क्वेश्चन। आई थिंक जी अकॉर्डिंग टू मी 19 या 18 में आया है जी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 15 दिसंबर 1985, 24 दिसंबर 1986, 15 मार्च 1985 और 24 दिसंबर 1987। इसका आंसर क्या है? पॉज करके आपको आंसर देने की कोशिश करना है। बार बार आपको मैं इस चीज़ का प्रेशर कर रहा हूँ कि आपको आंसर देने की कोशिश करना ही, अपने अकॉर्डिंग दीजिए। तो इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है बी, 24 दिसंबर 1986। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फंसाने वाले होते हैं। उन्होंने दिसंबर सब में रख दिया है, 2 में दिसंबर है, मतलब 3 में दिसंबर और 1 में मार्च है। और देखो डेट भी आगे पीछे की हमने कर दी, 3 में तो 2 में 85 है, और 2 में 86-87 कर दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपने बिल्कुल भी आपकी नज़र से नहीं गुजरे हैं, आपने नहीं पढ़े हैं ना, तो ये 100% 90% रॉन्ग होने वाले हैं क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल नज़र बना के रखना ही है। और देखो एग्जाम में आजकल का पैटर्न क्या है, सिलेबस कुछ देर डिजाइनिंग कर देते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। MCQ उनको बनाना है, क्योंकि जो एग्जाम वाला है, एग्जामिनर है, वो पेपर सेट कर रहा है, तो पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा है वो आपके लिए। वो यहाँ का क्वेश्चन वहाँ करेगा, वहाँ का यहाँ करेगा, ओल्ड पी बैक ही उठाएगा क्वेश्चन, वो बस इतना ही करने वाला है। वो पढ़ने के लिए नहीं बैठेगा कि पढ़ेगा फिर आपको पेपर सेट करेगा। तो यही क्वेश्चन आगे पीछे घूमते रहे, तो यदि आपकी नज़र से वो MCQ निकल गए ना, तो आई थिंक वहाँ पर ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन में टिक करके ही आएंगे सही। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 34 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, मतलब किसने इसका सर्वे किया था? सर विलियम जोन्स ने, जेम्स ब्रिशम ने, और जेम्स फर्ग्यूसन ने, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आई थिंक इसका आंसर सभी को ही पता होगा, सभी स्टूडेंटों को पता होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो प्रथम थी ना सर्वे करने वाले, भी कौन थे? सबसे पहले जानकारी किनने पता की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी वो डेट आपको मेंशन, आई थिंक डेट भी आपको पता होगी, 1861 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानववाद का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36। तो ये क्वेश्चन थोड़ी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन जाता है। यहाँ पर इस टाइप के थिंकर पूछते हैं वो, वर्ग 1 में तो नहीं। वर्ग में तो आई थिंक वो हिंदी पूछ सकते हैं, बट वर्ग 2 में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जो गाइस वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो जो रामबाण क्वेश्चन है। मानववाद का अग्रदूत था बोकेसियो, दांते, पेट्राक और बेकन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पेट्राक था, पेट्राक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, योजना आयोग द्वारा। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? आई थिंक इसका भी आप सबको पता होगा। इस क्वेश्चन दिया गया, भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और योजना आयोग द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर है सी, भारत सरकार द्वारा भारत के सिक्कों की ढलाई की जाती है। और जी कब, मतलब जी अधिनियम कब बना था? टक मतलब कि सिक्कों की ढलाई या टकसाल अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और इसमें आपको एक बात तो इसमें याद रखना है कि मतलब इस पे पूरा एकाधिकार, मतलब कि पूरी मोनोपोली भारत सरकार की ही है। मतलब भारत सरकार को ही सिक्का निर्माण का एकाधिकार माना गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब पूरी मोनोपोली मतलब पूरा अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट का ही है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? अभी आपको बताना है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा, जो 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले में आपको पता है एग्रीकल्चर आता है, सेकंड में विनिर्माण आता है, उद्योग का सिस्टम रहता है, और थर्ड में सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर आता है। तो उद्योग के क्षेत्र से कुछ क्षेत्र में सम्मिलित हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। तो आई थिंक मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है।
सेकंड में है, द्वितीयक क्षेत्र में है। और आई थिंक आपको ये भी पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का रेशियो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो कर रहा है ऑप्शन नंबर, मतलब कि 3 क्षेत्रों में थर्ड नंबर का सर्व सेक्टर कर रहा है, यानी सेवा क्षेत्र कर रहा है, और सबसे कम है फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 39। अब इसमें आपको बताना है अंतर, इसमें डिफरेंस क्या है। थोड़ी मैंने यहाँ फोटो लिया गाइस, तो आप थोड़ी मैनेज कर लेना, बट आई होप दैट कि आपको दिख रहा होगा। जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण आपको बताना है, इसमें अंतर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो पता होना चाहिए कि जीएनपी व जीडीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म पूछ देते हैं, यदि कोई पेपर आईजी बन रहा है ना, तो वे आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें इनने क्या पूछा है, इसमें इनने पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या है। तो देखो, जीडीपी का तो आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और जीएनपी का क्या होता है, ग्रॉस नेशनल या नेट प्रोडक्ट होता है। अब इनमें आपको ये बताना है इसका इसका अंतर क्या है। और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कितने, 4। सकल विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध निर्यात, और विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध निर्यात। ये इसका डिफरेंस है जीएनपी का। और जीडीपी, देखो जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में जी समझो आप थोड़ा मतलब कम एक आध 2 वर्ड में आपको बताना चाहूँगा, ताकि जल्दी कंक्लूड भी करना है वीडियो। जीडीपी मतलब होता है कि अपने जो अंदर है, अंदर सिस्टम हो, सेवा क्षेत्र हो, कोई मतलब कि कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। मतलब कि जैसे अपनी कंट्री के अंदर वो सारा काउंट किया जाता है। आपको पता है कि उसका डेफिनेशन भी है कि एक वर्ष के अंतर्गत निश्चित क्षेत्र में उत्पादन होने वाली वस्तुओं का अंतिम लास्ट वाले वैल्यू को काउंट किया जाता है, उसे बोलते हैं जीडीपी। जब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में करेंगे। और जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में होता है जो मूल ह्रास को उसको माइनस कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेट नेट वैल्यू निकाली जाती है, तो वो जीएनपी में आता है। बट यहाँ पर क्या है कि विशुद्ध निर्यात, इसका डिफरेंस। क्वेश्चन देखते हैं अपन, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन समकालीन शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। मतलब कि समकालीन का मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब ये है कि जब अकबर का शासन चल रहा था उस टाइम पे इंडिया में 1600 की समथिंग, तो उस टाइम पे मतलब इनमें से क्या था उनकी समकालीन, क्या था, क्या विक्टोरिया जी थी, या फारस शाह अब्बास प्रथम थे, या रूस की कैथरीन महान थी। तो आपके पास ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, आई थिंक पता होगा सभी को, ऑप्शन नंबर ए ही है, विक्टोरिया थी। कौन थी, क्योंकि तो आपको पता है महाअधिकार पत्र के नाम से जो फेमस भी हैं। और दूसरी बात ये है कि 1600 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे दिया था, 16 दिसंबर, आपको पता होगा 3100 मतलब 1600 में दे दिया था। मतलब दिसंबर की डेट है, लेकिन 1600 पे कन्फर्म यहाँ पर है, तो दे दिया था कि जाओ, आप जाओ ईस्ट में जाकर वहाँ पर व्यापार करो। ईस्ट में व्यापार करने के लिए वो आए हैं। ईस्ट मतलब कि लाइक ईस्ट में जितने अपन जी कंट्रियाँ पड़ रही थी, इंडिया जिसमें प्रमुख थी, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, बट सबसे ज़्यादा वो सत्ता जमाए रखी इंडिया में। तो वो उनको अधिकार दे दिया था, किसने दिया था, रानी विक्टोरिया ने दी थी। इसलिए इसका आंसर ए है। उसी टाइम पर अकबर जी का शासन चल रहा था इंडिया में। तो इसकी ऑप्शन नंबर इसका ई सही है, 40 का आंसर ए। थोड़ा यहाँ पर मैंने फोटो ली है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ी आपको कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा गाइस थोड़ी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 41, मानव विकास सूचकांक के घटक कौन है। ये क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी भी यूपीएससी में या नेट में दे देते हैं। और यदि जैसे कोई पेपर है, जैसे एनटीपीसी का पेपर भी रिसेंटली होने वाला है, या कोई भी एग्जाम, चलो पुलिस पटवारी का भी देख लो, यदि ये पेपर को डिफिकल्ट बनाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन को छोड़ देंगे, यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देंगे बीच में, तो पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। फिर आप बोलोगे यार पेपर कठिन आया, क्वेश्चन बने नहीं है, क्योंकि आपने छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े हैं, छोटे छोटे लाइक ऐसे कि इजी क्वेश्चन पे भी आपने इजी जीके पे ही आपने फोकस किया, इस टाइप के क्वेश्चन फोकस नहीं किया है, तो वो आप रॉन्ग करके ही आएंगे। तो थोड़ी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन का को भी फेस करना है। तो उसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। ये हो सकता है क्या, देखते हैं।
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया लिंगानुपात, शैक्षिक उपलब्धि और शुद्ध पेयजल, ये हो सकता है क्या? सी नंबर में दिया गया है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि, देखते हैं। और डी नंबर में दिया गया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, आधारभूत संरचना और लिंगानुपात। क्वेश्चन दिया गया मानव सूचकांक के घटक क्या हैं? जैसे कि जी आपको पता हो जो ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना, तो जब जैसे अपनी जो इंडिया की जो रैंक रहती है वो तो पीछे रहती है, पीछे आपको पता है 131 129 ऐसी बनी रहती है, इतनी आगे पीछे घूमती रहती है, मतलब 100 से ही आगे रहती है, 125 से भी आगे रहती है, जब तक सबसे तो मैं पढ़ रहा हूँ तो उतनी रहती है, 131 130 129 125 तो मैंने कभी देखी नहीं होगी रहती है, क्योंकि जो काउंटिंग होता है वो अदर अदर कंट्री द्वारा उसकी काउंटिंग की जाती है, अपने इंडिया से नहीं होती है। उसमें भी कुछ कुछ फैक्टर को लेते हैं, कुछ फैक्टर को लेके उनके अनुसार फिर वो जैसे जीवन प्रत्याशा को निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा, इसको फिर वो निकालते हैं कि जो मानव है वो कितना डेवलप, कितना विकास कर रहा है। तो वो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश तो करना ही है, बस पॉज करके आप इस आंसर को टिक लगाइए अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि, इन तीन चीज़ों को लिया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि लोग की जीवन प्रत्याशा क्या है, किस तरीके से वो रह रहा है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना वो, मतलब कितना कमा रहा है, कितने उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि 1 ईयर का निकालें तो कितना वो उसकी वो एक रेशियो, मतलब कि बोलते ना कि हमारी ईयरली इनकम इतनी है, तो वो देखेंगे, वो शैक्षिक उपलब्धि भी देखेंगे कितना वो पढ़ा लिखा हुआ है, तो तीन चीज़ें देखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। 41 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपना अगली स्लाइड पे चलते गाइस, थोड़ी वेट। हाँ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पे दिया गया 42, निम्नांकित में से कौन सा भृशंत भृशंत पर्वत का उदाहरण है, जी आपको यहाँ पर बताना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार: नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और सह्याद्री पर्वत। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लेकिन भृशंत में आपको बताना है कि इसमें से कौन हो सकता है। आई थिंक पता होगा आपको थोड़ी बहुत भी, तो उसमें आपको पता है जो अपनी एमपी में है ना सतपुड़ा पर्वत, वही है इसका आंसर। बसंत पर्वत का जी क्या है? उदाहरण है। 42 का आंसर क्या है? क्योंकि इसको बसंत को क्या इसको बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत भी बोला जाता है। बसंत को क्या बोला जाता है? बसंत को ब्लॉक पर्वत भी बोला जाता है, जो नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। जी आपको याद रखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो किन रिवर या किन नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और सॉरी, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। और आपको पता है कि मतलब कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यदि आपने एमपीजी की थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी ना, तो आपको सबसे ऊंची चोटी, या हम आपसे क्वेश्चन करें कि एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि आप सबको पता होगा, आई होप दैट, तो वो कौन सी है? वो है धूपगढ़। वो कितनी उसकी ऊंचाई? उसकी ऊंचाई है 1385 मीटर है, और किलोमीटर नहीं मीटर है गाइस। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर, तो देखो आपको सब जैसे जो पेपर आता है ना एग्जाम में, बस आपको बेसिक क्वेश्चन मिल रहा है, वो मिक्स कर देंगे आपको, कोई एक दो क्वेश्चन डाल देंगे इकोनॉमिक्स की, कोई एमपीजी का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे। बस इसी को आपको, इसी टाइप का पेपर सेट आपको पैक सेट लगाना है, और फोकस करना है कि आप कितने पानी में हैं। मैं आपको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप नीचे बिल्कुल कि कमेंट बॉक्स में तो मेंशन करें ही कि हमारे सर इतने नंबर आ रहे हैं, इतने बटे इतने नंबर आए हैं, भाई ऑनेस्टी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ ना कुछ आप लिखना, अपनी बात जरूर मेंशन करें कि हम थोड़ी बहुत भी ठीक है, पूरी भी 100% है। चलो देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। चोरा चोरी की घटना का संबंध जिससे है वह है। अब देखते हैं क्या जी, सबने पढ़ा होगा इसका आंसर, काफी बार अभी आया भी एग्जाम में, फेमस क्वेश्चन है। पहला दिया गया असहयोग आंदोलन से, दूसरा इसमें ऑप्शन दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन से, और डी दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन से। तो 43 का आंसर क्या है? सबको पता है 1900, कब 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 1922 में ये घटना घटी थी। कौन सी? चोरा चोरी कांड। लेकिन मैं आपको बताऊं जो डेट डेट आई है एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी मैंने डेट पूछ ली थी,
कि इसकी डेट क्या है बताओ। सबको पता है चोरा चोरी घटना है 1922 में घटी है, लेकिन डेट किसको पता होगी। अगर डेट वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ लो 95, 97, 98 बच्चे भी निपटने वाले हैं, क्योंकि सबको सब रटी हुई है कि 1922 में असहयोग आंदोलन की घटना, जो मतलब कि चोरा चोरी, असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना घटी थी उस टाइम पे। इस कौन सी घटना से संबंधित थी वो? ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन नंबर तो ए है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि इसी दौरान जब ये पूरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन को पीक पे पहुंच गया था। मतलब कि ये समझो कि यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि गांधी जी ने इतना सिस्टम जमा दिया था कि यहाँ पर पूरा देश एक हो गया था, पूरा देश, और पूरी समुदाय की, इसमें तो मुस्लिम भी शामिल थे, मुस्लिम समुदाय भी शामिल था, इसमें सब शामिल थे। वो जो समझो कि यहाँ से अंग्रेज बिल्कुल भागने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट लास्ट में चोरा चोरी कांड हो गया, जिसमें आपको पता है जो गोरखपुर है ना, गोरखपुर में कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। वो आग लगा दी थी तो कम से कम आई थिंक 22 थे, 22 इतने भी कुछ थे, 22-24 इतने वो पुलिसकर्मी उसमें बिल्कुल जल के मर गए थे। पूरी बस स्टेशन भी पूरी की राख हो गई थी। इसी की वजह से लास्ट में गांधी जी को फिर इस आंदोलन को इसका समापन करना पड़ा था। इसमें काफ़ी उनकी बुराई भी हुई थी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आंदोलन पीक पे पहुंच गया था, सफलता मिलने वाली थी, तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। एक कारण था इसका, सबसे बड़ा रीजन कारण क्या था वो, कि गांधी जी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते थे। बोलते थे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अब हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसावादी थे पूरे पूरे, आपको पता ही है, कोटेशन भी गांधी जी का है। अहिंसावादी थे वो, हिंसा से हम किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको वापस ले लिया था। अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन हम, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। मैं आपको डेट बता दूं, डेट लिख लेना आप। 5 फरवरी 1922। वो कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। ये आपको इतना पता होना चाहिए, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में सम्मिलित है, क्या है भी आपको बताना है। केवल अनाज, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए अनाज एवं दालें, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अनाज व तिलहन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दालें एवं तिलहन। क्वेश्चन दिया गया कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये समझो, एग्रीकल्चर से आ गया, उन्होंने बारीक से क्वेश्चन पूछ लिया है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसमें आएगा अनाज एवं दालें। 44 का आंसर क्या है? अनाज एवं दालें हैं, जो कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों में इसको सम्मिलित किया गया, इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन नंबर देखते, क्वेश्चन नंबर देखते 45। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से थे, अब कौन थे वो आपको देखना। जीबीआई या जीएमपीएससी का पीवाई की क्वेश्चन आप समझ सकते हो। यदि किसी भी पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो क्वेश्चन यहाँ से उठा देंगे आपको, बस पे आपको लगेगा सर पेपर डिफिकल्ट आया था। गाइस सॉरी, आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में, इसको आप एक्सेप्ट करिए प्लीज़। यदि आपने पढ़ा है तो आप बहुत हैप्पी होंगे, सर पेपर बहुत ईजी आया था, बन गया हम पे सारा, आप पढ़ के गए थे इसलिए बन गया वो, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे पहले से। तो 45 देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से थे। ऑप्शन दिया गया मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू, सी दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, और डी दिया गया है लाला लाजपत राय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्या गाइस? इसका ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से कौन से थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। और ये आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद मोतीलाल नेहरू जी ने, और इनके साथ में कौन कौन से थे, एक और थे, मतलब कि जो असहयोग आंदोलन था, आपको पता है, मैंने अभी बताया असहयोग आंदोलन के बारे में। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, और साथ में एक और थे, कौन थे? अगर आपको पता हो तो हम मेंशन जरूर करें। सी एन के केलकर, एन सी केलकर, सॉरी, एन सी केलकर। 3% के आप नाम लिख लेना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास और एन सी केलकर। इन तीनों ने 1923 में, जो डेट आई है एमपीपीएससी में, 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवाना चाहूँगा, कौन कौन थे। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एन सी केलकर, 3% थे जिन्होंने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, जी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, बट यदि अब जैसे मैंने आपको 3 नाम बताए हुए हैं, जी आपको पूछ लेंगे यदि पेपर को, जी पता किस में पूछेंगे? यूपीएससी में, नेट लेवल के एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे।
उसमें भी देंगे कि इनमें से कौन नहीं है, बस आप फंस जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि 1923 में, और देखो यहाँ पर आ गया कौन नहीं थी, मतलब कि इनमें से कौन थे, सॉरी कौन थे, तो आपको तीन नहीं थे। अब जीके से पता चला, यदि आपको उन तीन पर्सन के नाम पता है, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन सी केलकर, तभी आप बता पाएंगे, वरना आपको उस आंसर मतलब कि ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते यदि आपको उसके बारे में पता नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। 45 का ऑप्शन नंबर है। डेट क्या है, 1923, कहाँ पर, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। भारत में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। जी आपको बताना, मतलब कि किस जो यूटी और स्टेट में, किन में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किन में ऐसा है कि उनमें मतलब कि ठीक ठाक लिंगानुपात है। लिंगानुपात तो आप जानते हो, 1000 में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, 1000 लोगों को उसमें रखा जाता है, फिर देखते हैं कितनी महिलाएं हैं जो उनके सिमिलर हैं। तो इसमें से कौन सा मतलब पक्ष में है वो आपको बताना, मतलब कि कौन किस स्टेट या यूटी में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ तो ठीक ठाक कंडीशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं अपन। ऑप्शन में पहला दिया गया केरल व पुदुचेरी, सेकंड दिया गया केरल पुदुचेरी व लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पुदुचेरी व तमिलनाडु, और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तमिलनाडु व लक्षद्वीप। तो आपको गाइस ऑप्शन पॉज मतलब पॉज करके वीडियो को आंसर देने की कोशिश करना है अपने हिसाब से, क्या हो सकता है आंसर। इसका ऑप्शन नंबर है यही है, मतलब कि केरल पुदुचेरी में कंडीशन ठीक ठाक है। और जी मैं आपको बताऊं, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि आपको तो पता है 1921 में, 1920-21 में जो जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई थी ड्यू टू कोरोना पीरियड। कोरोना कोरोना कंडीशन के कारण भी जनगणना अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। चल तो रही है, ऑनलाइन तो चल रही है, बट जैसी होती है तो वो वैसी नहीं हो पाई है अभी, तो वो आंकड़े नहीं है। तो अभी आपको आंकड़े 2011 के ही के अनुसार ही क्वेश्चन आते हैं, 2011 के आंकड़े ही अभी आपको पता होना चाहिए, जब तक कि न्यू वाले आंकड़े नहीं आ गए हैं। तो उसके 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल व पुदुचेरी की कंडीशन क्या है, जब आंकड़े आएंगे तो फिर चेंज हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो क्या है कि उस टाइम मतलब जो स्त्रियों की जो कंडीशन थी वो केरल और पुदुचेरी में इनमें ठीक ठाक रही है। कैसी क्या, मतलब कि थोड़ी इसके आप मतलब लिख सकते हो कितने, मतलब कि 1084, 1084 केरल में, आप समझ सकती हो मतलब कि इतने ज़्यादा हैं लिंग अनुपात में, इतने ज़्यादा हैं पुरुष, मतलब स्त्रियां ज़्यादा हैं पुरुषों से, मतलब 1084, कितनी अच्छी कंडीशन है। और पुदुचेरी में कितनी है, 1038, मतलब कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप समझ सकते हो। तभी तो आपको पता है कि वहाँ का जो एजुकेशन रेशियो है केरल का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी वहीं के, क्यों, बस यही तो कंडीशन है। जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अवेयर होंगे, उनको अपने राइट्स यानी अधिकार के बारे में भी जानकारी होगी, वो समझेंगे, वो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे किस पे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो सब पे फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी रहेगी किस पे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि हमको पढ़ लिख कर एक अच्छा ताकतवर इंसान बनना है। ताकतवर इंसान तो बनते ही हैं, आपको पता है ताकतवर लाइक ऐसा है कि कितने आप एजुकेटेड हैं। ताकतवर मतलब पढ़ गए तो आपके पास सब कुछ है, फिर एक अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी तो बस आप ऑलरेडी स्ट्रांग बन गए हैं। तो यही इसका बोलने का मेरा मिस यही है। तो आपको इसमें देख लेना है, केरल में कितना 1084 और पुदुचेरी में है 1038। 47 देखते हैं क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, जी आपको बताना है। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह भारत का केंद्रीय केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में हुई है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इनमें से कौन सा सही, वो आपको बताना। तो आपको सबको दिख रहा होगा, आपने पढ़ा ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर आप सब लोग इसमें क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, लेकिन वैसे कि तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जी बिल्कुल भी सही है, राष्ट्रीयकृत भी है और केंद्रीकृत भी है, और इसकी स्थापना 1935 में तो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। 48 देखते हैं क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, थोड़ी वेट, यस, इसमें दिया गया है महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया है। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन दिया गया, यह प्रमाण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1000 शोधन का बेरोजगार उपलब्ध नोट्स यहाँ, हाँ, बेरोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। बेरोजगार नहीं, रोजगार यहाँ पर, शोधनों का
रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो इसका क्या हो सकता है? पहली बात आपको जो पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी नरेगा है जी कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों ही सही, मैं आपको बता दूं पहले, इसका ऑप्शन नंबर सी ही है, वो भी दोनों सही है। मतलब कि पहला दिया गया है महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में चालू किया था, और सेकंड इसमें दिया गया है कि यह ग्रामीण परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी भी गारंटी दी थी सरकार ने, मतलब जी गारंटी ही थी। गारंटी मतलब कि लाइक यदि कहीं काम भी नहीं मिलेगा और आपका कार्ड बन गया तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। गारंटी मतलब गारंटी। तो 100 दिन का, 100 का। तो ये भी यहाँ पर है। तो इसका 48 का आंसर क्या है? 48 का आंसर है सी। इसमें आपको एक चीज रखना है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये कब हुआ था? पारित जी हुआ था 2005 में। ठीक है, अधिनियम की बात कर रहा हूँ। अधिनियम कब हुआ था? 2005 में पारित किया गया था, जिसे फरवरी 2006 में फिर लागू कर दिया गया है। तो आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, नरेगा को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नरेगा, फुल फॉर्म में जो आपको मैंने नाम बता दी ये बोलते हैं। अगस्त 2005 में इसको पारित किया गया था जी, आप लिख लेना यहाँ पर। फिर लेकिन फरवरी 2006 में इसको लागू कर दिया गया है। तो वे आपसे पूछ सकते हैं कि अधिनियम कब आया था और पारित कब किया गया, कब से वो स्टार्ट हुआ है? तो 2006 से हुआ था। फिर आगे चल के वर्ष 2009 में इसे महात्मा गांधी के नाम के साथ जोड़कर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, नरेगा और फिर मनरेगा। तो मनरेगा कब किया था? मनरेगा किया था 2009 में। मतलब कि महात्मा गांधी जी का नाम उसमें ऐड करके उसका मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। मैं आपको देखो बार बार इसलिए चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको उसको बाद में ज़्यादा रिवीजन न करना। रिवीजन आप करोगे, वीडियो फिर से आएंगे तो अच्छी बात है। कोई रिवीजन कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं, बट मैं दो दो तीन तीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यही याद हो जाए, यही याद हो जाए, बिल्कुल हाल का हाल ही याद हो जाए। तो इसमें दो को तीन चार क्वेश्चन निकल के आ गए। एक क्वेश्चन की जगह आपको चार चार पांच पांच क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नरेगा कब आया था, अधिनियम कब आया था? 2005 में। ठीक है, लागू कब हुआ? लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 2006 से, फरवरी 2006 से। और इसके बाद मनरेगा कब हुआ है? जो महात्मा गांधी का उसमें नाम ऐड हो गया तो वो हुआ है 2009 से। ठीक है गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है? भारत में किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भर भर के आती हैं हर एग्जाम में। एमपीपीएससी की तो फेवरेट क्वेश्चन है जी, लेकिन हर एग्जाम में आती है। पुलिस पटवारी में तो जी समझो कि रामबाण क्वेश्चन है जी। पहला दिया गया है संरचनात्मक, बी ऑप्शन दिया है घटनात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया है खुली, और डी दिया गया है मौसमी। इसमें से कौन सा मतलब कि एग्रीकल्चर में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो किस नाम से उसको बोलते हैं? तो वो आपको बताना। हमें लगता है जी आंसर सबको पता होगा इसके बारे में, लेकिन आप फिर भी आंसर देने की कोशिश तो करें ही गाइस। इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको क्या करना है, देखो कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है। कमेंट बॉक्स में लाइक ये दिखना है कि लास्ट में आप कंक्लूड करके कि सर हमारे इतने से इतने आंसर बने हैं, वो आप इतने बटे इतने हमारे आंसर सही हैं। जो आपको ज़रूर मेंशन करना है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। जिसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर है डी। कौन सी है? मौसमी पाई जाती है, मौसमी। मौसमी तो बिल्कुल होगी, जैसे मौसम रहेगा वैसे ही तो उसमें अपन मतलब डालेंगे ना कि ठंड के टाइम में कौन सी एग्रीकल्चर, गर्मियों में कौन सी। वो जो बीच का टाइम आता है ना, जब वो खीरा में ये सिस्टम जब में लगता है, जायद की फसल आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है आपको पता है? खरीफ, खरीफ है और रबी भी, और भी जायद सिस्टम भी होता है। तो उसके बीच में जो कुछ कुछ टाइम के लिए लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो मौसमी की वजह से, मौसम की वजह से, इसलिए उसको मौसमी बेरोजगारी बोल देते हैं। ये सभी लग पक जाएंगे। ठीक है, और रबी की फसल फिर खरीफ की फसल होती है, इस टाइम पे तो आदमी बिल्कुल रहते, लेकिन जायद की फसल में थोड़ी गड़बड़ा जाते हैं, इनमें भी गड़बड़ा जाते हैं। तो इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? मौसमी बोला जाता है। आपको इतना याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी पाई जाती है। 49 का आंसर क्या है? 49 का आंसर है डी। आप देखते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर न दिया गया है। मतलब क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है एक सरकारी बैंक में, एक अनुसूचित बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और एक निजी बैंक में। तो 50 का आंसर क्या हो सकता है? 50 का आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खोला जाता है। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 51, जल्दी करते हैं थोड़ी क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन में। 51 क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, सॉरी हैं, तो डॉक्टर डी सुब्बा राव, विमल जालान और सी रंगराजन, या डी दिया गया शक्तिकांत दास। तो देखो करंट अफेयर चेंज होता रहता है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी आई थिंक अकॉर्डिंग टू चेंज ना हो गए हैं, तो आप थोड़ी बार देख लेना। करंट का क्वेश्चन है जिसका आंसर उसका है इसमें क्या है, डी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। भारत में वर्ष 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आया है। देखो क्या है, एग्रीकल्चर हो या कोई भी सेक्टर हो, किसी भी जीके का हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी फेमस, जैसे 1897 क्रांति, जी जितने मूवमेंट गांधी जी की हुई हैं, तो जी क्यों फेमस, यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, कुछ एरिया इंपॉर्टेंट ही हैं। अब जैसे जी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1960 में जो अपन की मतलब देश में इतनी भुखमरी सिस्टम जब मचा हुआ था, पूरा क्या खाने के लिए नहीं था। देश के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तो कि हम अपन खाना, मतलब कि जैसे कोई फैमिली हो, फैमिली में चलो ठीक है, वो सब परेशानी तो झेल लेंगे, वो यदि खाने की नहीं है तो सबसे बड़ी टेंशन तो खाने की है ना भैया। खाने की व्यवस्था तो कर लो पहले, फिर तो आगे की बात हुई है ना, फिर तो आगे किसी और पे अपन सोचेंगे ना। समझो, खाने के लिए नहीं है तो अब आपकी थिंकिंग पावर पूरी बंद हो जाएगी, आप आगे बिल्कुल कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। अब खाने के पेट तो हमें भर नहीं रहा होगा, अब आगे की हम एक्टिविटी क्या करें, बस यही कंडीशन थी उस टाइम पे इंडिया के पास। देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन नेहरू जी के पास सबसे बड़ी कंडीशन थी कि इतनी सारी जनसंख्या को हम 36 करोड़ जनसंख्या को हम खिलाएंगे क्या। ये बहुत 36 करोड़ के समथिंग थी उस टाइम पे जनसंख्या, तो उनको क्या खिलाएंगे जी, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम थी। तो इसलिए उस टाइम पे आई गई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति में उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन सी फसलें शामिल थी, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या है, गेहूँ व चावल के, ऑप्शन नंबर बी तिलहन या दलहन, या ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो सकता है, मुझे लगता है सब इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। वो नहीं है गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ व चावल। बिल्कुल याद रखना आप, गेहूँ व चावल यहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था उस टाइम पे, कि खाने के लिए गेहूँ तो इम्पोर्टेंट है, चावल भी है। कुछ कुछ स्टेट में चावल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, गेहूँ नहीं खाया जाता, तो इन दोनों पर फोकस प्रोडक्शन के लिए इन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और फिर आगे चल के इतनी बाहर भी आई कि अपन ने फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी किया। पहले इम्पोर्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आता था वो, आपने देखा वो लाल अनाज, वो कहाँ से आता था, वो आता था ऑस्ट्रेलिया से। वो पता हो वहाँ पर उस कंट्री में तो उसको समुद्र में डाल दिया करते थे, क्योंकि वहाँ कंट्री के वो लोग लाल अनाज को नहीं खाते थे या घोड़ों को खिलाते थे। लेकिन अपन इंडिया में इसको एक्सपोर्ट करते थे, अपन खाते थे, अच्छा अनाज है, लाल लाल अनाज हमने भी खाया है। बहुत अच्छी रोटियाँ आती, बट थोड़ी कलर हल्का सा चेंज रहता है, बट टेस्ट तो उनका वही सेम ही है, कोई वो नहीं है। तो वो अपन एक्सपोर्ट करते थे वहाँ उन कंट्रियों से। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब कंडीशन ये है कि आज आज के टाइम पे देखो पेरेंट में अपन दूसरे देशों को खिला रहे हैं, कोरोना काल में अपन ने क्या क्या चीज़ें बांटी हुई हैं, कई कंट्री को मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, और इतनी अपन ने हेल्प की है। खाने पीने में तो अपन के ऊपर भंडार भरी रहे थे यहाँ, तो जिसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, वो हरित क्रांति से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन वो अपन वीडियो को इंक्लूड करते हैं, फिर कल की सीरीज में न्यू क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे। लास्ट इसमें दिया गया 53 में, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, कांड बाल का स्थायी बंदोबस्त ये है क्या, विलियम बेंटिंग सती प्रथा उन्मूलन एक्ट ये ने किया है क्या। देखते हैं, लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये है क्या इनके साथ। ऑप्शन नंबर डी भी इसमें दिया गया है, रिपन व रोलेक्ट एक्ट का स्टोरी मैंने फोटो यहाँ पर ली है, प्लीज़ तो आप मैनेज कर लेना। आई होप दैट कि आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो 53 का आंसर क्या है, 53 का आंसर है डी, रिपन रोलेट एक्ट से संबंधित नहीं थे, लेकिन इसके बाद सारी सही हैं। कान बालस स्थायी बंदोबस्त थे, कई बार क्वेश्चन आया है जी स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कौन थे कब। और विलियम बेंटिक तो सबको पता है, बहुत फेमस है। सती प्रथा उन्मूलन का जो एक्ट है इन्हीं के काल में 1829 में इसको लागू किया गया था, मतलब कि इसको खत्म कर दिया गया था सती प्रथा को। उसी में दिया गया है लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये भी सही है, बट जो डी में दिया गया है ना रिपन डॉलेट एक्ट, ये नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, वो आपको पता है रोलेट एक्ट कब आया था जी, आया था 1919 में आया था। डेढ़ मिस्त्री बता दी क्योंकि काफ़ी बार आया है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है गाइस, बस यही है।
आज के वीडियो में बस मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कितने आपके नंबर आए हुए हैं, और लाइक सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है ताकि अगला वीडियो आपके पास आ सके। और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सके। छतरपुर की जो लोकल न्यूज़ है उसके बारे में तो मैं आपको रूबरू करवा ही रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई में भी आपको कमी नहीं आने दूंगा। इसमें भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, बस आप हमें सपोर्ट करिए। और बस आई होप दैट कि आपका सिलेक्शन हो तो आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।